हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी यूपी टेट जो मैथ जूनियर लेवल का आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ये 15 क्वेश्चन पहली वीडियो में होंगे, 15 क्वेश्चन जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें होंगे। ये जो सभी जो क्वेश्चन हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट से लिए हुए गए हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे अगर प्राइमरी लेवल का पेपर देना चाहते हैं तो उसके भी आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। और अगर आप जूनियर लेवल तक का दोनों में अप्लाई किया है यूपी टेट के लिए, तो आप एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन पहली वीडियो में होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल। और वीडियो लास्ट तक बने रहना। और लास्ट में जैसा भी हो आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएं कि हमें अभी क्या सुधार करें, कैसा है। अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर वाइज क्लास नहीं पढ़ी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पढ़ के देखिए। आपको कहीं भी चैप्टर वाइज अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराएंगे। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा यूपी टेट जूनियर लेवल मैथमेटिक्स जो 30 क्वेश्चन आते हैं उससे 15 क्वेश्चन का पहला सवाल। ये हमारा पहला क्वेश्चन है यूपी टेट का। यूपी टेट जूनियर लेवल का करा रहे हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे और जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो उसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें साइंस का नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ मैथ के पढ़ने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। अगर भारतीय गणितज्ञ नहीं है तो इसका मतलब कोई 3 ऐसे होंगे जो भारतीय गणितज्ञ होंगे और जो एक ऑप्शन दिया होगा वो भारतीय गणितज्ञ नहीं होंगे। सबसे पहला आप वीडियो लास्ट तक बने रहें। आपको एक बहुविकल्पीय एक MCQ कराऊंगा, कृपया लास्ट तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला है सारंगदेव। देखिए सारंगदेव हमारे गणितज्ञ नहीं बल्कि एक संगीतकार थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं महावीर। ये हमारे दक्षिण भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने द्विघात समीकरण जो हमारी होती है उसका प्रतिपादन किया। और उसके बाद जो त्रिघात होती है या जो घन समीकरण होती है उसके बारे में बताया। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे बौधायन। बौधायन ने ज्यामिति के बारे में बताया था। ज्यामिति में एक सुलभ सूत्र होता है, सुलभ सूत्र के बारे में बताया। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे ब्रह्मगुप्त। ये भी हमारे भारतीय गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने पहली बात तो एक खगोल शास्त्री थे, दूसरा इन्होंने हीरोइन का सूत्र दिया और इन्होंने अपने ही नाम से एक ब्रह्मगुप्त सूत्र दिया, ब्रह्मगुप्त। और इन्होंने जो गुणांक 4 प्रकार होते हैं, गुणांक के 4 प्रकार, उनके बारे में बताया। तो हमारे कौन कौन भारतीय गणितज्ञ हुए? महावीर हमारे भारतीय गणितज्ञ हो गए। बौधायन जिन्होंने ज्यामिति सूत्र, ये हमारे भारतीय गणितज्ञ हो गए। ये हमारे खगोलीय शास्त्र हो गए जिन्होंने गणित के बारे में बताया। जो पहले नंबर सारंगदेव हैं, ये हमारे संगीतकार थे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सारंगदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है दिया है कि पाई चार्ट है। ये जो सभी जो आपको क्वेश्चंस की कटिंग दिख रही है, ये हमारे जो प्रैक्टिस सेट जो जूनियर लेवल का आता है उसके प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। सभी वहीं से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन के लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाई चार्ट है। अब पाई चार्ट क्या होता है? आपने इस तरीके के जो वीडियो देखे हों, इस तरीके के सूत्र, उसमें होता है जैसे यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा 5%, 2%, 10%, इस तरीके से
जो ये आंकड़े दिए होते हैं, ये हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है, जो माध्यमातिका बहुलक या जो उसके बाद आगे जो चैप्टर आते हैं जिसमें पाई चार्ट या जो दंड चार्ट इस तरीके के होते हैं, उससे संबंधित उसमें जितने भी पाई चार्ट होते हैं, बार ग्राफ होता है, ये सभी हमारे आंकड़ों से संबंधित होते हैं। तो इसमें लिखा है कि पहला ऑप्शन है गणित के सूत्रों का चार्ट। गणित के सूत्रों का अगर हम कोई गणित का पूरा चार्ट बना दें तो कोई पाई चार्ट नहीं हो जाएगा। दूसरा गणित शिक्षण की विधि, ये भी गलत हो जाएगा। वृत्ताकार संरचनाओं को बनाने का यंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। चौथे नंबर पर आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका, ये हमारा सही है। जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं पाई चार्ट हो या फिर जो बार ग्राफ होता है जो, या फिर जिसे कहते हैं चार्ट, तो उसमें सभी में हमारे आंकड़े दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि √5 प्लस √x बराबर 3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें रूट हटाना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं सवाल, उसके बाद इसे हल करते हैं। सवाल है हमारा √5 प्लस √3x बराबर 3। अब जो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं जिसमें अंडर रूट लगा हुआ, तो सबसे पहले अगर क्यूब लगा है तो घन करते हैं, और सबसे पहले पूरे उस टोटल पे वर्गमूल लगा है तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, इसका ये हो जाएगा 5, इसका पूरे का स्क्वायर किया जाएगा, इधर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस √3x = 9। अब जो चर पद होते हैं और अचर पद कौन होते हैं, जो दोबारा ना, जैसे 9 है, 9 को दोबारा नहीं बदल सकते, तो 9 ही रहेगा, वो हो गया अचर। आप में नहीं, चर में बदलना, जो ना बदले। और जो √x या x y z जो भी होते हैं, ये सभी चर पद होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, कुछ भी आ सकती है। तो अब इसे कैसे करेंगे, अचर पद एक तरफ लिए जाएंगे और चर पद एक तरफ। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे जो चर पद है हमारा x √x बराबर 9 - 5 बराबर 4। अब अगर √³ आ गया है, इसको भी हटाना है। जब घात 3 लगी है, क्यूब लगा है, तो दोनों तरफ घन करने पर या क्यूब करने पर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो x हो जाएगा बराबर, यहाँ जो 4 बचा था 4 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 64, 4 चौक 16 चौको 64। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 64। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही क्रम क्या है। अब इसे सही क्रम लगाना, जैसे पहला क्वेश्चन है अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। दूसरा है समकोण, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब इसमें देखिए, अगर हमें इस सवाल को करना है तो सबसे पहले हमें सभी कोणों के बारे में पता होना चाहिए कि अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, या समकोण क्या होता है, तभी तो हम इनका आंकड़ा लगा पाएंगे। चलिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण या फिर समकोण क्या होता है। सबसे पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो थीटा मान होता है वो 90 से कम हो, सभी कोणों का मान जो 90 से कम हो। दूसरा आ गया समकोण हमारा, उसके बाद समकोण कंडीशन क्या होती कि थीटा का मान 90 अंश हो। उसके बाद हमारा आता है अधिक कोण। अधिक कोण का जो मान होता है वो 90 से शुरू होता है, लेकिन 180 के बीच में होता है। हमारा तीसरा आएगा अधिक कोण ऋजु कोण।
रेजू कोण क्या होता है? रेजू कोण होगा जो पूरा 180 अंश होता है, वो हमारा रेजू कोण होता है। रेजू कोण के बाद प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 से तो अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा। अब हमारे में कौन कौन से दिए हुए थे? एक समकोण दिया था, अधिक कोण दिया था, ऋजु कोण दिया था, प्रतिवर्ती कोण। अब इसे क्रम लगा लेते हैं। अगर हम इसको क्रम लगाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा न्यून कोण आएगा। न्यून कोण के बाद फिर उससे बड़ा समकोण आएगा, समकोण से बड़ा अधिक कोण आएगा, अधिक कोण से बड़ा ऋजु कोण आएगा और ऋजु कोण के बाद फिर हमारा आएगा प्रतिवर्ती कोण। अब हमें यही देख लेना है जो इसके विकल्प दिए हों। चल इसको समझ लीजिए एक बार सही से। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और हमारा इसके बाद जी। अब समझ लेते हैं जो बहुविकल्पी दिए हुए हैं उनके बारे में। ऑप्शन सबसे पहला हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब सबसे पहले अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 से 180 के बीच। उसके बाद हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब फिर 180, 180 के बाद फिर प्रतिवर्ती 180 से 360। इसका मतलब सभी क्रम चल रहे हैं तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? पहला विकल्प। इसी प्रकार हम अपना दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश आएगा। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण। गलत हो गया। इसका मतलब हमारा पहला क्वेश्चन आंसर सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक खेत में मुर्गियों तथा बकरियां सबके सिरों का योग 77 तथा पैरों का योग 248 है। खेत में मुर्गियों की संख्या क्या है? मुर्गियों की संख्या क्या? देखिए इसमें जब मुर्गी इस तरीके क्वेश्चन कैसे करना अगर आए तो, अगर मुर्गियों की संख्या हमें निकालनी है तो इसका मतलब उसमें बकरियां नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ पे बकरियों क्वेश्चन पूछ लेता तो मुर्गियां नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर जैसे उसने कहा है कि दोनों का जो योग है वो 77 से रहा और जो पैर हैं पैर 248 हैं, तो अगर अब हमें एक इसमें पहली बात इसको डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम शॉर्ट में भी समझाएंगे, बहुत छोटे में हो जाए। अगर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है तो हमें बकरियां नहीं आनी चाहिए, अगर बकरियों की संख्या लानी है तो हमें मुर्गियां नहीं लाना चाहिए। अब अगर इसमें 248 पैर तो टोटल हो गए। अब अगर हमें मुर्गियों की संख्या पूछी तो बकरियों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो बकरियां हैं वो 77 बकरियां ही हैं। अगर 77 बकरियां ही हैं तो उनका पैर कितने हो जाएंगे? एक बकरी एक होंगे 4 पैर, तो 77 बकरी कितने होंगे? 77 चौक 308। अब टोटल पैर कितने हैं? 248। इसमें बकरियों की संख्या, अब हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है तो बकरियों की संख्या गायब करनी पड़ेगी। अब बकरियां अब इनमें से घटा देंगे, जो भी संख्या है जो बड़ी संख्या होगी उसमें से इसे घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना? 060। अब जो जी 60 आंसर आया है उसमें मुर्गियां होंगी सिर्फ, लेकिन उनके जो पैरों का अंतर है उससे इसको भाग दे दिए। मुर्गियां कितने? 2 पैर होते हैं, बकरी कितने? 4, तो जो 2 पैर होंगे उससे भाग दे दो, कितना हो जाएगा? इसका आंसर 23, ऑप्शन बी। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको 3 तरीके से बताएंगे, तीनों जो आपको सुपर लगे उससे आप कर लीजिए। सीधे समझो, अगर मुर्गियों की संख्या पूछिए, बकरियों की संख्या घटा दो। अगर यहाँ पे बकरियों की संख्या, मान लो बकरियों की संख्या पूछ लेता तो बकरियों की संख्या के लिए मुर्गियों की संख्या घटानी पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि जो 77 में मुर्गियाँ ही हैं, क्योंकि हमें ये तो कन्फर्म नहीं है कि मुर्गियाँ ज़्यादा हैं कि बकरियाँ ज़्यादा हैं, तो मान लेते हैं कि 77 की 77 मुर्गियाँ ही हैं, तो 77 अगर मुर्गियाँ हुई तो इसके पैर कितने हो जाएंगे? 144। अब जो 144 आई हैं वो मुर्गियाँ
बकरियों की संख्या निकालनी, तो मुर्गियों में से घटा दो। 248 में से 144 घटा दो, कितना बचा? 8 में से 4 गए 4, 24 में से 14 गए 10, 104। दूनी 154 होता। अब घटा देंगे, आप कितना आ जाएगा? 94। अब 94 जो आया है वो बकरियों से संबंधित आएगा, लेकिन उसमें पैरों की संख्या अंतर कितना? 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 47। मतलब जो हमें निकालना है, समझिए इसे फिर से निकालना है, तो बकरियों से हमें कोई मतलब नहीं, बकरियों के पैर घटा दो, उनके जो पैर हैं उनका अंतर से भाग कर दो। जितने पैरों का अंतर है दोनों सेम होंगे, लेकिन जो डिफरेंट होंगे उनका बटे में भाग कर दो, जितना अंतर है बस वही हमारा आंसर हो जाए। अगर इसको ऐसे ना करें, और एक तरीका है जिसको हम लॉन्ग विधि करें। देखिए, उसने जैसे कहा है कि मुर्गियों तथा बकरियों के पैर कितने हैं? 77। मान लो कि मुर्गी है एम और बकरी क्या है? बकरी होती है गोट। इसके एक इसका मुंह होगा, एक इसका सिर होगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 77। अब उसने कहा कि पैर कितने हैं? पैर हैं 248। मतलब एक बकरी कितने होंगे? एक मुर्गी कितने होंगे? 2 पैर, 2m प्लस एक बकरी कितने होंगे? 4 जी बराबर 248। भाई अगर पैर निकालने तो ऐसे निकल जाएंगे, और अगर सर निकालना तो ऐसे निकल जाएंगे। अब हम दो समीकरण बन गए। समीकरण 1 से m का मान, समीकरण अगर हम 2 में रख दें तो g के पदों में जी समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ से बकरी निकल आएगा, गोट का निकल आएगा। उसके बाद गोट का मान अगर पहले में रख दें तो हमें बकरियों, देखिए कैसे हो। अगर हम m का मान रख दें तो क्या 2, m का मान अगर यहाँ से निकालें तो m बराबर आ जाएगा 77 माइनस जी, 77 माइनस जी इक्वल टू प्लस 4g बराबर 248। अब इसे कर लो, इसको 154 माइनस 2g प्लस 4g बराबर 248। अब देखिए, चाहे ऐसा करें चाहे वैसे, एक ही आंसर आएगा। अब 2g 4g क्या हो जाएगा जी? 2g हो जाएगा। 4g में से 2g गया, कितना बचा? 2g बराबर 248 माइनस 154। इसका मान कितना हो जाएगा? 154 जो हो जाएगा हमारा 94। अब 2 से काट दो, 2g बराबर 294, तो कितना हो जाएगा? 47। तो जो g का मान आया वो हमारा कितना आया? 47। अब g का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए अगर ये g का मान समीकरण हम 1 में रख दें तो m का मान निकल आएगा। अब g का मान रख दीजिए, m प्लस g का मान कितना? 47 बराबर 77। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 77 में से 47 बचे 30। तो इसे इस तरीके से समझ, सबसे बेस्ट तरीका वही है, आपको ऐसे बता दिया। अगर आपको ऐसे समझ आता है तो ऐसे कर लीजिए, अगर टाइम है आपके पास, नहीं तो वैसे कर लीजिए। कैसे करना है आपको? सबसे पहले अगर मुर्गियों की संख्या पूछा तो बकरियों के पैर घटा दो, जितना अंतर आए उतने, जितने पैरों का अंतर हो उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त, देखिए इस वीडियो ये क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 49 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। जैसे जैसे सवाल बताता जाए उसी तरीके से आपको करते जाना है, कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन समझिए, देखिए इसमें क्या है, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 49 है। अब पहले अर्धवृत्ताकार खिड़की बना लो, ये अर्धवृत्ताकार पूरा वृत्त हो गया। अब इसमें हमें लेना सिर्फ अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार कितना होगा? अर्धवृत्ताकार वाला हमारा पोर्शन होगा ऊपर वाला, इतना दिया हुआ है, नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं। अब उसने कहा कि खिड़की का व्यास, जो ये व्यास दिया, ये व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास का आधी होती है।
अब देखिए उसने कहा कि व्यास इसका दिया हुआ 49, 49 मतलब होता है 2r, 2r व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2r बराबर 49। और जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr। अब चूंकि अर्धवृत्ताकार है तो कितना हो जाएगा हमारा पाई आर। अब इसने कहा है कि परिमाप बताइए। परिमाप मतलब जो होता है जो चारों तरफ जो घिरा हुआ भाग होता है, ये हमारा होता है परिमाप। परि मीन्स चारों ओर, माप मीन्स माप। जो चारों तरफ माप हो वो हमारा क्या हो जाएगा परिमाप। अब देखिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार है तो परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2d। भाई ये दूरी काउंट की जाएगी 2d या 2r, सही। अब यहाँ से जैसे 2r बराबर 49 है तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 49/2। अब यहाँ पे मान रख दो, पाई का मान कितना होता है पाई गुणे r, r का मान कितना दिया 49/2 प्लस 2r, 2r की वैल्यू कितनी दी हुई है 49 रख दो। पाई का मान 22/7 गुणे 49/2 प्लस 49। अब देखिए इसे काट लेते हैं, जो भी कट रहा है 2 से 11 49, 2 से 11 22, 2 से 7 7 7 49 प्लस 1। अब देखिए इनकी गुणा हो जाएगी 11 गुणे 7, यहाँ कितना बचा 11 गुणे 7 प्लस 49, तो 11 7 कितना हो गया 77 प्लस 49। अब हमारा इसका आंसर 9 7 16। इसका मतलब अब इसको पूरा नहीं हल करना है, सिर्फ इकाई के 9 7 16। इसका मतलब सबके लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.26 सेंटीमीटर। जो हमारा परिमाप निकल के आएगा इसका इतने भाग घिरे हुए भाग का वो 126 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस जो हमारे यूपी टेट का जो जूनियर लेवल का पेपर आता है उसी के प्रैक्टिस सेट से लिए हुए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है। इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई सरल करा रहे हैं या फिर कोई कठिन करा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है तैसे करा रहे हैं। आप इनको देखते जाइए। कि आपको जो भी जैसा भी आपको वीडियो बारे में समझ आ रहा है कृपया कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें पता लगता है कि हमारी वीडियो कैसी है, हमें और क्या सुधार करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी है जैसा भी कमेंट है आप कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता लगता रहे कि हाँ हमें अभी क्या सुधार करने चाहिए और क्या सही है। क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अपनी जो औकात होती है वो पता लगती कि हम क्या हैं। तो कृपया अपना बताते रहें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब देखिए इसमें इशू चल रहा है, इसलिए हो सकता है कहीं पे आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। कृपया मैनेज करने की कोशिश करें। वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कहा है इसमें कि दिए गए चित्र में x डिग्री प्लस y डिग्री का मान ज्ञात करना। मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना और इसका मान ज्ञात करना। अब अगर इन दोनों मान ज्ञात करना है, इनको एक साथ लाना है, तो इसका मतलब पहले इसको समझ लीजिए सही से। अगर हमें x का और y का मान लाना है तो इसका मतलब हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे x निकलेगा, और इधर इसके बारे में जानकारी हो, इससे हमें y निकलेगा। अब देखिए ये x और y कैसे आएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे कोई त्रिभुज ये बना हुआ है, त्रिभुज की एक भुजा का अगर हम ये आगे बढ़ा दें तो इसके द्वारा जो बहिष्कोण बनता है वो जो इसके अंतः कोण होते हैं त्रिभुज के, उनके कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है।
त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक सिरा को बढ़ा देते हैं तो उसके द्वारा जो बाह्य कोण बनता है उसका मान जो उसके अंतः दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना मान हो जाएगा, थीटा बराबर, अगर हम निकालें तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 40 प्लस x। अब देखिए इसमें x का तो मान निकल आया हमारा। क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के बाद जो निकालना है उसको ध्यान में रखना है। अब x हमारा निकल आया, x के बाद हमें निकालना है y। अब y को अगर निकालें तो त्रिभुज बी, जो त्रिभुज है हमारा सी डी और जे, यहाँ से हमारा y निकल आएगा। अब y की एक प्रॉपर्टी होती है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो थीटा प्लस 40 प्लस y बराबर हो जाएगा इसका मान 180। ये हमारे पास हो गई दूसरी समीकरण। जो भी हमारे जो हम समीकरण वगैरह या जो बनाते हैं वो हमारी क्वेश्चन में कहीं छिपी होती, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती। अब देखिए समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 2 में थीटा का मान रख दें तो x और y के पदोमांतर आ जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखिए यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस x प्लस 40 प्लस y बराबर 180। अब जो गिनती वाले पद हैं उनको जोड़ लेंगे, x प्लस y एक तरफ प्लस 40 80 बराबर 180। कितना हो गया हमारा, कट गया कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा आ गया था x प्लस y प्लस 80 इक्वल टू 180। अब x प्लस y हमें लाना ही है, वही आ गया बराबर 180 माइनस, अब इसको इधर घटा देंगे 80, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 100। जी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थोड़ा ट्रेन का इशू है, कृपया इसे नजरअंदाज करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1.3 के बार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए आपको अगर आपको ये वीडियो देख ली इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता आपको कहीं बहस पढ़ना पड़ेगा। आपको बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताते जा रहा हूँ। कृपया वीडियो स्किप मत करना, सही से देखते जाना। अब इसको करना है कि 1.3 का बार, इसे हल करना है। इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 0.3 का बार। अब इसे लिखा क्यों, क्योंकि 1 तो अपने भाई जो भी करना है हमें इसमें करना है, तो इसको हम अलग करके फिर इसका जो आएगा उसमें एक में जोड़ देंगे। 1 प्लस, अब जो 3 के ऊपर बार होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होता है, जैसे 7 लिखा है, इसका मतलब है कि 7 7 7 7 अनलिमिटेड तक 7 लिखा हुआ है। अब ऐसे ही जब इस तरीके का आ जाए तो जितनी संख्या लिखी उतनी संख्या लिख दो बटे में, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लिखा उतनी 9 लगा दो बटे में, तो कितना हो जाएगा 3/9। अब इसे हम काट लेंगे, 3 से 3 3 9, ये हो गया 1 प्लस 1/3। इसका हम ले 3 एकम 3 प्लस 1/3, जो हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर डी। अब इसे देखिए कैसे प्रूव करते हैं। आपको जैसे यहाँ पे 0.7 के ऊपर बार लिखा तो 7/9 कैसे आ जाता है, बहुत जल्दी समझेंगे आप, समझने का प्रयास करें। आपको समझाने के लिए, अगर यहाँ पे 0.7 लिखा है उसके ऊपर बार लगा तो हम सीधे कह देंगे 7/9, लेकिन ये आता कैसे 7/9। एक्स जी किसी के तो बराबर होगा, मान लेते हैं कि x बराबर लिखा 0.7 का बार, इसका मतलब है कि पॉइंट ऊपर जो बार लगा 7 7 संख्या बार बार रिपीट हो रही। अब अगर यहाँ पे हम 10 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 10x बराबर, तो ये हो जाएगा 7.7777। इस तरीके से भाई इसमें 10 से गुणा होगी तो 7 इधर आ जाएगा पॉइंट के,
बाकी संख्या। अब इसको 10x बराबर 7 प्लस 0.7 का बार लिख सकते हैं इसे। अब जे किसके बराबर हो गया, x के बराबर, तो 10x बराबर 7 प्लस x। अब 10x माइनस x बराबर 7, अब ये हो जाएगा 9x बराबर 7, x बराबर 7/9। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसका मान नीचे 9 कैसे आता। अब यहाँ पर अगर जैसे 77/99 होता तो 7 77/9 9, जितने के ऊपर बार लगा उतने ही नीचे 9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं इस क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि यदि एक बहुफलक में फलकों f, कोरों e तथा शीर्षों की संख्याएं क्रमशः f, e और b से प्रदर्शित किए जाएं तो आयलर सूत्र के अनुसार। हम हुआ था सीटेट का जो हमारा लखनऊ पेपर था, लखनऊ पेपर में जो क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। मोस्टली आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं इन्हीं के आधार पर अंक बदल दिए हैं कभी कुछ, लेकिन आए इन्हीं क्वेश्चन के आधार पे हैं। आगे जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप देख लेंगे उसमें कि मोस्टली इसी संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए क्या कर रखा है, यदि किसी बहुफलक कह दिया कि किसी बहुफलक जैसे अगर मान लो घन है, घन में अगर f e v, तो इसका फार्मूला जो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका आंसर नंबर होता है 1, बता दूं पहले, f प्लस b माइनस e बराबर 2। f मीन्स फलक फेस, वर्टिस मीन्स शीर्ष, और e मीन्स एज मीन्स किनारे। e अगर इसको याद ना हो तो ऐसे याद करना, इमरजेंसी, e मीन्स इमरजेंसी, और इमरजेंसी में से बाहर निकाल दिया, माइनस का मतलब बाहर निकाल दिया, बराबर 2। अब इसको समझ लेते हैं कि ये आता कैसे है। जैसे मान लेते हैं में, देखिए जो ये कोनेफ होते हैं, सबसे पहले आता है उसमें सूत्र में f प्लस b माइनस e बराबर 2, इसे सिद्ध करना है। अब f मीन्स फेस, फेस मीन्स फलक कितने हो गए, फेस मीन्स फलक कितने होंगे, 1 2 3 4, एक जो सामने वाला होगा 5, 5 के बाद 6, तो f का मान कितना होगा 6, प्लस वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन्स क्या होता है, शीर्ष अब देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 1 6 8, तो इसका मान कितना होगा 8, माइनस एज मीन्स होता है किनारा, ई मीन्स एज। अब कौन कौन से किनारे 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाद इधर 12, तो हमारा 12 हो गया बराबर। अब इसे हल कर लेते हैं, 14 में से 14 माइनस 12 के कितने बचे, 2। ये हमारा सिद्ध हो गया कि किसी भी फलक में जो बहुफलक हो उसमें e b और f में क्या रिलेशन होता है, g बराबर 2 सिद्ध हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर तक 6 सेंटीमीटर भुजाओं से किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा। जिस त्रिभुज दिया हुआ है 2 3 6, सभी भुजाएं अलग अलग, तो ये क्या न्यून कोण त्रिभुज होगा, नहीं, क्या हो जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ओके, विषम बाहु वैसे ही दिख रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रोमन पद्धति में 98 कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। ये सवाल जो आए हुए हैं ये हमारा सीटेट में भी खूब आते हैं, और प्रैक्टिस सेट मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट एनालिसिस किए हैं उसमें सभी में जी इस तरीके से क्वेश्चन, किसी में 98, किसी में 45, किसी में 43, किसी में 30, किसी में 77, इस तरीके से जो सवाल दिए हुए हैं आए ज़रूर आए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें कहा है कि 98 को लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे। 1 को कैसे लिखते हैं रोमन भाषा में, ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को
3 को लिखते हैं 1 2 3 इस तरीके से, और इसी प्रकार 10 को लिखते हैं ऐसे, और जो 9 को लिखते हैं 9 को 10 से 1 कम, मतलब 1 कम कर दो 10 में से, ये हो जाएगा 9। ठीक। अब जो आयल होता है, बड़ी बड़ी संख्या देख लें, आयल बराबर होता है 50, और जो सी बराबर होता है वो हमारा होता है 100। ये हमें कुछ ऐसे हैं जो कुछ याद करने पड़ेंगे, उसके बाद हम समझ लेंगे। अब अगर 98 लिखा है, जैसे हमें जब 10 लिखा, 10 से 1 कम लिखा तो 10 के आगे 1 कम लगा दो। अब सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, 98 लिखा है तो 98 को तोड़ लो पूरी संख्याओं, 90 प्लस 8। अब 90 कैसे आ सकता है, अगर हम 100 के आगे 10 लगा दें तो 90 आ जाएगा। अब 100 का मान कितना दिया हुआ है, सी, इसमें 10 कम करना है, 10 का मतलब x कम कर दो, प्लस 98। अब जो 8 वाला जो बचा 8 को अपनी रोमन भाषा में लिख दो, B 1 2 3, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि उसने कह दिया कि 47 बताओ, 47 कैसे लिखा जाए, 47 इसको पहले तोड़ दो, 40 प्लस 7। अब 40 कैसे आ सकता है, आयल होता है, आयल बराबर होता है 50, तो 40 मतलब आयल 50 हो गया, इसके आगे जब 40 लाना तो कितना आ जाएगा x, तभी हो गया जी 40, 50 में से 10 गए 40, प्लस जो 7 है हमारा, 7 क्या होता है, B I I, ये हो गया 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा x L B I I, ये हमारा हो जाएगा 47। ठीक, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया देखिए और बता देंगे। जैसे अगर 35 लिख लिया, मान लिया 35 करना, अब 35 कैसे करेंगे, 30 पहले से तोड़ लेंगे अलग अलग, 35 प्लस 5, सॉरी 30 प्लस 5। अब 30 को कैसे, आयल 50, उसके आगे 20 लगाना, तो x 20 कम करना, x 2 कम कर दीजिए, उसके बाद 5 B I I, बस ये हमारा हो गया रोमन पत्ती में 35 का। आया समझ में, इसी प्रकार सभी कर लेंगे जितने काम। जैसे अगर यहाँ पे 10 होता है, 10 के बाद अगर 9 लिखना, उल्टा लिखना उसका, तो उसके आगे 1 लगा दो, जितनी संख्या बस वो 9 हो गया। इसी प्रकार इसको करना, समझ लेना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की सबसे पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब 4 अंकों की संख्या, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसी से 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी। तो कैसे होगा इसका, इसे लिखा है 99। मान लो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। अब 99 का अगर हम पूर्ण वर्ग करें जो 4 अंकों का आएगा, तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या ही तो आएगा। सबसे बड़ी जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 9 मतलब 99। अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग आएगा वो भी तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी भाई। अगर 4 लिखा है तो 4 के अकॉर्डिंग ही तो उसका मान होगा। अगर 99 सबसे बड़ी है 2 अंकों, तो जो इसके द्वारा 4 अंकों की बनेगी वो उससे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका वर्ग कर दो बस। उसने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग क्या संख्या होगी, जो 4 अंकों बनेगी जो संख्या, उसको हम वर्ग कर दें, वही संख्या निकल आएगी। अब इस देखो कैसे इसका वर्ग करते हैं। वर्ग करने का तरीका ऐसे करेंगे, 99 गुणे 99, बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले लास्ट वाला अंक 9 का वर्ग करो, 99 9 नेम 81, 81 का 1 हासिल लगा 8। अब इसका करो, इनकी सबकी गुणा कर दो एक साथ, 9 नेम 81 दूनी होता है 162, 162 और 8 170, 170 का 0 हासिल लगा 17। अब इसका वर्ग कर दो, शुरुआत वाले 9 नेम 81, 81 और 17 98। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। आया समझ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ बताइए। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब ये है कि वो चीज़ तो 1000 रुपये की है लेकिन उसको बेच 800 में रहा है, तो लाभ कितने की ले रहा है भाई। कोई चीज़ लागत मूल्य बेचने का मतलब ये है कि वो 1000 रुपये में ही बेच रहा है,
1000 ग्राम भी बेच रहा है या 1 किलो ही बेच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि हम बाट तो 800 ग्राम का रख रहा है लेकिन बेच 1 किलो रहा है। उसका कहने मतलब ये है लागत मूल्य का। इस सवाल को फिर से समझिए। इसमें कहा है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ बताइए। दिखावा करने में लागत मूल्य का मतलब ये है कि वो तेतु सौदा 800 ग्राम रहा है लेकिन 1 किलोग्राम या मतलब 1000 ग्राम की बात कर रहा है, उसकी लागत मूल्य की दावा करता है। का प्रॉब्लम है, कृपया इसे मैनेज कर लें। इसमें लिखा है कि एक दुकान, अब वो दावा 1000 ग्राम का कर रहा है लेकिन बेच कितना रहा है 800 ग्राम, तो उसे लाभ कितने को हो रहा है, लाभ परसेंट पूछा है, लाभ हो रहा है 200 रुपये का, लेकिन कितने हो रहा है भाई, 800 में कोई चीज़ बेच रहा है तभी तो लाभ हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि 800 ग्राम जो बेच रहा है उसमें 1000 रुपये की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसको लाभ कितने को हो रहा है 200 का। अब परसेंटेज करना तो 100 से गुणा कर दो, 0 0 2 4 8 4 से काटो 4 25, वो इसका मतलब 25% का लाभ ले रहा है। समझो इसे फिर से, उसने 1000 रुपये की बात कर रहा है कि हमने 1000 ग्राम 1000 रुपये मान लो 1000, वो कह रहा है कि हमने 1000 रुपये दिए और 800 रुपये की चीज़ पकड़ा दिए, तो लाभ कितने को हुआ उसको 200 रुपये का। लेकिन 200 रुपये का लाभ कितने अंक उस पर हुआ, जब उसने 800 में 1000 वाली चीज़ जब 800 में बेची 200 रुपये का लाभ कमाया, 800 पे गुणा कितने से कर देंगे 100 से गुणा कर दो बस, 4 4 से 25, आंसर कितना आ जाएगा 25%। आया समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसमें हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो में जो 15 क्वेश्चन होंगे उसमें जो हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे इसी प्रैक्टिस सेट के। अगर आप हमारे फिर से आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये वीडियो लंबी ज़रूर हो गई लेकिन एक एक क्वेश्चन बहुत डीपली समझाया। अगर आप इसे 2-3 बार देख लेंगे, 2 बार भी देख लेंगे तो मुझे लगता है शायद दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया इसको 2 बार देख लें, सारा कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगा लेकिन टाइम समझाने की वजह से लगा है। चलिए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।